हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम चैनल। मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग भी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच सके। बाकी एज यूजुअल ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप लोग लाइक एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए, क्योंकि ये सेशन बीपीएससी स्पेसिफिक है। 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होना संभावित है। तो हमारे पास अभी समय तो बचा हुआ है, 1 महीना के आसपास, 2 महीना बचा है, बट हमें काफ़ी मेहनत करनी है। बजट सेशन हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। अभी हम बजट सेशन के की टर्म्स, बजट और इकोनॉमी के फील्ड में जो की टर्म्स यूज़ होते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि बजट कैसे डिवाइड होता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, फिर रेवेन्यू वाले सेक्शन में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, इधर आपके कैपिटल वाले में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल तरीके पे अभी देख रहे हैं, उसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कल कुछ चीज़ें हमने देखी थी और मैंने आपको बताया था कि ये बजट जो है ये 22 फरवरी 2021 को 22 फरवरी को डेट के दिन रिलीज़ हुआ था, जिसे डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर बिहार तारकिशोर प्रसाद जी ने प्रेजेंट किया था सदन में। और किसके परमिशन से होता है ये? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो तो प्रेसिडेंट के परमिशन से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश होता है, और अगर स्टेट की बात आए तो गवर्नर का परमिशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। हमने ये भी देखा कि भाई इसमें कितने का ये बजट रहा आपका, 2,18,303 करोड़ का था बजट, जो कि अभी तक का बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। पिछले बजट के मुकाबले ये 6,542 करोड़ ज़्यादा है। फिर हमने फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई जो बजट 2021 में पेश किया गया, कब? 22 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया, 22 फेब 2021 को जो बजट पेश किया गया उसका फाइनेंशियल ईयर हम क्या कहेंगे? 2021-2022। और शॉर्ट में ये आपका लास्ट वाला लिया जाता है और इसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर 2022। इस बजट के बाद जो अगला बजट हम डिस्कस करेंगे वो आपका होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के लिए, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये दोनों बजट हमें पढ़ना जरूरी है। इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, 70% इस पे ध्यान दे दीजिए और इस पे हम 30% एक नज़र मार लेंगे। लेकिन जो मैं अभी सेशन में बात कर रहा हूँ वो हमारे की टर्म्स पे चर्चा हो रही है। किस पे चर्चा हो रही है? बजट में जो की टर्म्स यूज़ होते हैं, और ये की टर्म्स आपके इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी जो आपका है उस पर्सपेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पहले की टर्म्स पे अपना डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है। उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बजट हमने ये भी देखा कि कहीं भी हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये आर्टिकल 112 में दिया गया है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है आपका? स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपका आर्टिकल है 202। आर्टिकल 202 है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और संविधान में ध्यान रखिएगा, कहीं भी वर्ड बजट का यूज नहीं किया गया है, वेदर इट इज केस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट, there has been not such a word like budget that has been found in Indian Constitution। कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बजट को जो स्ट्रक्चर है उस पर भी हमने डिस्कशन किया। It has been divided into two major parts, that is revenue budget and capital budget. Talking about capital budget, it is again bifurcated in two parts, capital receipt and capital expenditure. Whereas revenue budget has been divided as revenue receipt and revenue expenditure. Again, you can see that revenue receipt has been also further divided as tax revenue, जो कि टैक्स लोगों पे चार्ज किया जाता है,
कॉरपोरेशन पे चार्ज किया जाता है। और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी टैक्सेस टैक्स रेवेन्यू में आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है ये कहाँ से मिलता है सरकार को? ये आपके जैसे म्यूनसिपाल्टीज़ वगैरह हैं, जो चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं, ज़मीन वमीन लिखाई जाती है तो उस समय जो ड्यूटी लगता है, तो वो जो पैसे हैं वो कोई टैक्स तो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो फीस होती है। क्या होती है? फीस होती है। तो फीस उसका जो मामला है वो आपका नॉन टैक्स वाले ग्रुप में आ जाएगा। और जो डायरेक्टली आप इनकम करते हैं, आपकी सैलरी आती है, इनकम टैक्स भरते हैं, साबुन खरीदते हैं, सर्फ खरीदते हैं, उस पर जीएसटी वगैरह देते हैं, तो ये सब किस में चला जाएगा? टैक्स वाले रेवेन्यू में चला जाएगा। और टैक्स वाला रेवेन्यू एक तो डायरेक्ट होता है जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, और एक आपका इनडायरेक्ट हो जाता है जो जीएसटी है, जैसे ये क्या है? इनडायरेक्ट हो गया। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे प्रॉपर डेफिनेशन के साथ कि भाई डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या कैसे होता है। Talking about key terms, we have already dealt with revenue budget, which includes revenue receipt and revenue expenditure. मैंने आपको बताया था कि revenue receipt क्या होता है। revenue receipt क्या होता है? वो रिसिप्ट जो मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसके पास उसके थैले में जो इनकम आ रही है, तो उससे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फिर फ्यूचर में वापस चुकाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इनकम आ रही है उसके लिए गवर्नमेंट को अपने फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी पीओसी कंपनियां हैं उसमें से अपना हिस्सा नहीं बेचना है, अपनी एसेट नहीं घटानी है। ये दो कंडीशन लगते हैं आपके रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट भाई, अगर हम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि साबुन खरीदे, जीएसटी हमने भरा, देन वी विल क्लेम फॉर कि भैया हमने जो टैक्स भरा है वो आपको मतलब हमें वापस करना है, और वो भी 10% ब्याज के साथ वापस कर दीजिएगा सरकार जी। ऐसा तो हम करते नहीं है। तो वो गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी थोड़ी होती है कि अच्छा इन लोगों ने सामान खरीदा है, जीएसटी भरा है, तो वो जीएसटी पे 10% और ब्याज के साथ ये पैसा जो है पब्लिक को लौटाना है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो वो क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। फीस उस जो ज़मीन की लिखाई में ली जाती है, फिर आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि अच्छा ये ज़मीन लिखवाने में हम सरकार को 2 लाख रुपए दे रहे हैं एज अ फीस, अब 5 साल बाद सरकार उस 2 लाख को डबल करके 4 लाख के रूप में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। ऐसा भी नहीं होता है, राइट। तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। ये आपका चला गया रेवेन्यू रिसिप्ट में। फिर गवर्नमेंट जो भी किसी को लोन दी रहती है, मान लीजिए दूसरे गवर्नमेंट को अगर हमारी गवर्नमेंट लोन वगैरह दी रहती है, तो उस पर गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के थैले में जाता है। भाई जहाँ यूज करना है करो। वो इंटरेस्ट फिर ऐसा नहीं है कि अच्छा 2 लाख पे 10% का ब्याज 20,000 गवर्नमेंट के थैले में आए, तो फिर उसका जिसने भी ब्याज भरा है उसको 5 साल बाद 40,000 लौटाने हैं, कुछ नहीं है। तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था कि जैसे गवर्नमेंट लोन अगर किसी को दी है तो उस पर गवर्नमेंट को ब्याज मिलता है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने खुद ही कहीं से कर्जा उठा रखा है, और इस कर्जे पे जो ब्याज भरेगी गवर्नमेंट, जो इंटरेस्ट भरेगी, वो क्या हो गया? खर्चा हो गया। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या चीज़ें आएंगी, जैसे आपके जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनकी सैलरी वैलरी, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो चीज़ें होती हैं जो मतलब डे टू डे मेंटेनेंस, सैलरी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। बट अगर गवर्नमेंट मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए देती है अपने राज्य में, उसमें से 3 लाख रुपए में, वैसे बनेगा नहीं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि 3 लाख रुपए में एम्स बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाएगा। मान लीजिए बिहार सरकार ने कहा कि भैया हेल्थ डिपार्टमेंट को ये 5 लाख रुपए दे रहे हैं, इसमें से 3 लाख रुपए का आप लोग अपना हॉस्पिटल बना लीजिएगा, और 2 लाख रुपए इस साल की सबकी सैलरी वैलरी हेल्थ डिपार्टमेंट में कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए, जो 2 लाख रुपया सैलरी के लिए जा रहा है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जो हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक एसेट क्रिएट हो रहा है,
और जहां भी एसेट घुस जाता है वो रेवेन्यू से बाहर हो जाती है चीजें। अगर एसेट बेच के पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू इनकम नहीं होगा। वैसे ही एसेट बनाने के लिए अगर पैसा जा रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा कि भैया जब एसेट बनाने की एसेट बेचते हैं और जो पैसा आता है वो रेवेन्यू सेक्शन में नहीं जाता है, तो फिर काहे का जो पैसा हम एसेट बनाने में लगाएंगे उसको फिर क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेंगे। एसेट के घुसते ही ये चीजें रेवेन्यू से बाहर हो जाती हैं। एसेट किस में चला जाता है? आपके कैपिटल वाले ब्लॉक में चला जाता है, आपके कैपिटल बजट में चला जाता है। दूसरी चीज हमने क्या कहा, इंटरेस्ट की तो बात की भाई, ब्याज की तो बात की, मूलधन का क्या? मूलधन किस में जाएगा? सरकार अगर लोन ले रही है कहीं से अगर सरकार बोरो कर रही है, पैसा उसके थैले में आ रहा है, कर्जा ले रही है, तो वो किस में चला जाएगा? वो कैपिटल बजट में जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। रीजन क्या है कि यहां पे सरकार की लायबिलिटी बनती है, उस मूलधन को चुकाना है आगे चल के, इसीलिए उसका ब्याज तो रेवेन्यू वाले सेक्शन में जाएगा, लेकिन वो जो कर्जा है, मूलधन है, वो कैपिटल सेक्शन में आएगा। इट विल बी इन कैपिटल बजट, इट विल बी इंक्लूडेड एज कैपिटल रिसिप्ट। ऑन द सेम वे आपका क्या होगा, इफ गवर्नमेंट इज गिविंग लोन टू समवन, if government is giving loan to someone, then that principal amount will be notified in capital expenditure। भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आगे चल के सरकार को ये वापस मिलना है। ऑलराइट, और अगर गवर्नमेंट कोई पैसा दे रही है किसी भी डिपार्टमेंट को, उससे कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो अगेन इट विल गो इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन। ऑलराइट, तो रेवेन्यू के बाद कैपिटल भी मोटे मोटे तौर पे मैं देसी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश के वर्डिंग्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम कैपिटल बजट की, जिसके बारे में मैंने मोटे मोटे तौर पे अभी आपको बता दिया, ऑलरेडी समझा दिया कि भाई रेवेन्यू और कैपिटल बजट में मेन डिफरेंस कहां पे है। तो एनीवेज इसको थोड़ा हम थियरी बेसिस पे भी देख लेते हैं। कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज जस्ट लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका कैपिटल में भी दो सेक्शन हो जाएगा। इट इज डिवाइडेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो चीज, कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। दिस आर द रिसिप्ट दैट जनरेट लायबिलिटी। क्या? लायबिलिटी। दिस रिसिप्ट जनरेट लायबिलिटी और डिक्रीजेस द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, ये विच नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि भैया यहां पे गवर्नमेंट अगर ये कोई कर्जा लेती है तो वो रिसीव करती है पैसा, तो इसीलिए वो रिसिप्ट तो कहलाएगा। लेकिन वो जो मूलधन है गवर्नमेंट को आगे चल के वापस करना है, गवर्नमेंट की वहां पे लायबिलिटी बन रही है, और लायबिलिटी बन रही है तो ये उनका कैपिटल रिसिप्ट है। सेकेंड थिंग, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कहेगी कि भैया हमें कर्जा नहीं लेना है कि आगे चल के चुकाने का चक्कर ना पड़े, तब कैसे क्या करेगी गवर्नमेंट? आपने सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उसमें से गवर्नमेंट अपने पोजीशन को डिक्रीज करती है। मान लीजिए कंपनी ए में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 100% है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 100% है। ओके, मान लीजिए कंपनी ए में 100% सरकार की हिस्सेदारी है। अब सरकार को चाहिए पैसा कि भैया इस बार जो हमने बजट पेश कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि हमारा गड़बड़ी होने वाला है, हमें 1000 करोड़ रुपए 5000 करोड़ कह लीजिए कि कम पड़ रहे हैं, तो 5000 में से इधर उधर हाथ पैर मार के 3000 करोड़ सरकार ने लोन उठा लिया। फिर सरकार कहेगी 2000 करोड़ और हमें
कम पड़ रहे हैं, फिर उसने कर्जा उठाने का प्रयास किया या कुछ भी प्रयास किया जिसमें उसे लगा कि नहीं यार ज़्यादा कर्जा वर्जा मत करो, आगे चल के हमें पैसा चुकाने का टेंशन नहीं रखना है, या फिर जो कर्जा है ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है, चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एसेट है, कंपनी ए है, इसमें से 10% हिस्सेदारी हम बेच देते हैं, 10% हिस्सेदारी मान लीजिए वो बेच देते हैं, तो सरकार के पास क्या होगा, 90% हिस्सेदारी बचेगा, और 10% हिस्सेदारी बेच के वो 2000 करोड़ रुपए का जुगाड़ कर लेंगे। अब यहाँ पे सरकार का जो एसेट है रिड्यूस तो हो रहा है, पहले 100% हिस्सेदारी थी कंपनी में, अब वो डिक्रीज होके कितनी हो गई, 90% हो गई, वो डिक्रीज होके 90% हो गई। तो अब इससे क्या हुआ, ये जो पैसा आया है सरकार के पास 10% बेच के एसेट को डिक्रीज करके आया है, तो इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। तो दो प्रकार के पैसे, जिसमें एक तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाएगी, कर्जा वाला पैसा, कि कर्जा लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि चुकाएंगे नहीं, वो चुकाना ही पड़ेगा, और दूसरा आपका हो गया एसेट डिक्रीजमेंट, वो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करके जो पैसा आता है, तो फिर ये वाला केस आपका बन जाता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट दैट आइदर क्रिएट लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग, जो मैंने आपको समझाया, और दूसरा है और रेड्यूस एसेट, फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे देसी लैंग्वेज में बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये लायबिलिटी वाला मैटर हो गया, ठीक है, हमने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखेंगे हम, अब आगे देखते हैं कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर ली जाए। किसकी बात कर ली जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा कर लिया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट on the development of machinery, equipment, building, health facilities, education, etc. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बात मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों से कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, जो जैसे कि मशीनरी वो एक एसेट है, आपका इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल वगैरह की बात कर लीजिए, स्कूल वगैरह, तो ये सब क्या है, इसमें जो पैसे लगते हैं वो एक एसेट क्रिएट होता है, इससे एक संपत्ति बनती है। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एजुकेशन में अगर स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर टीचरों की सैलरी जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, कि भाई वो तो डे टू डे चीजें हैं, मेंटेनेंस की बात है, टीचरों की सैलरी दे के कोई संपत्ति तो बना नहीं रहे हैं, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये बिल्डिंग बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, आपकी पीएचसीयूज में बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, पीएचसीयूज को ऑटोमेटेड बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें एक एसेट बना। अब ये इक्विपमेंट मशीनरी देखिए, मान लीजिए सरकार कहती है कि चलो हम एक नई कंपनी खरीदते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, तो जो कंपनी बनेगी, कंपनी की बिल्डिंग, उसकी मशीनरी, उसकी इक्विपमेंट, ये तो एक संपत्ति है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वहीं उस कंपनी में चपरासी, पियून से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक जो सैलरी दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, अगर यहां पे एकदम मोटे मोटे तौर पे अच्छे से समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट बना रही है कोई कंपनी क्रिएट कर रही है, कंपनी ए क्रिएट कर रही है, तो इस कंपनी की जो बिल्डिंग वगैरह हैं, ठीक है, बिल्डिंग क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन यही कंपनी के सैलरी की अगर बात की जाए, एम्प्लॉय सैलरी, तो ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो डिफरेंस है यहाँ पे, क्या है, बहुत ही जो बारीक डिफरेंस है, इसको देखते हुए चलना है हमें, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में आपके चीजें बैठ जानी चाहिए। ये सिर्फ बजट, इसीलिए तो ये बजट में टाइम लग रहा है। मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको कह रहा था ना कि बजट में थोड़ा इत्मीनान से कराना चाहता हूं। क्यों? यही रीजन था कि मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीम्स के पैसे बता देने हैं कि भैया 7 निश्चय को इतना पैसा दिया जा रहा है, 7 निश्चय 2.0 को इतना पैसा दिया जा रहा है। वो तो 1 मिनट में एक क्लास में सारा बजट कंप्लीट कर लेते हैं। बट इकोनॉमी की क्लासेस आपकी नहीं चल रही हैं बीपीएससी में। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बजट और इकोनॉमी, जैसा मैं आपको बताया हूं कि इकोनॉमी की जब रेगुलर क्लास में भी बात होती है तो इकोनॉमी पे फिर मेरा मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ब्रॉडली ना समझाओ तो। यही मेरा हमेशा से मेजर सब्जेक्ट रहा है, इसलिए थोड़ा इसको हम डिटेल में अच्छे से देख रहे हैं। अब देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंड एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रॉफिट फॉर डिविडेंड इन फ्यूचर। ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में, अगर जमीन वमीन एक्वायर कर रही है, लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, तो वो भी कैपिटल, क्योंकि वहां पे संपत्ति बन रही है। या फिर इन्वेस्टमेंट दैट गिव गवर्नमेंट प्रॉफिट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, अगर मूलधन जो लोन दे रही है गवर्नमेंट किसी को, तो उस पर गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट आएगा, परसेंटेज में डिविडेंड वगैरह मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन जो ब्याज आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उस पर जो ब्याज आ रहा है वो रेवेन्यू बजट में चला जाएगा और वो रेवेन्यू का रिसिप्ट बन जाएगा। लेकिन जो लोन जा रहा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसमें अगर गवर्नमेंट ने किसी को, मान लीजिए ए को गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, 1 लाख रुपए दे दिए किसको, ए को, तो ये जो 1 लाख रुपए है ये गवर्नमेंट के जेब से जा रहा है, ये खर्चा हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लेकिन इस 1 लाख रुपए पे हर साल 10% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, मान लीजिए 5% साल में ब्याज मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट को। कितना मिलेगा, 5,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। और ये क्या है, पैसा रिसीव हो रहा है, ये पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिसिप्ट बन जाएगा और ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट कहीं से अगर कर्जा लेगी 1 लाख रुपए, तो उसके जेब में आ रहा है, वो कैपिटल रिसिप्ट कहला जाएगा। बट 5,000 रुपए गवर्नमेंट को अगर देना पड़ा ब्याज के तौर पे, तो वो गवर्नमेंट के जेब से बाहर जा रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएगा। ये बारीकियों को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम बजट को देख रहे हैं, वरना अन्यथा मैं तो क्या करता भाई, स्कीम्स बता देता, कौन से सेक्टर को कितना पैसा दिया गया, तुरंत क्लास आपकी हो जाती। लेकिन पुराने बजट के साथ, पुराना बजट तो है नहीं, ये एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से हमको दोनों बजट देखना पड़ रहा है, 22 फरवरी 2021 का भी बजट और ये जो रिसेंट बजट है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बिहार बजट, ये भी देखेंगे। और यही नहीं, अब जैसे मैं आपको बताया बजट इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे लिए, तो जो हमारा यूनियन बजट आया है इसके भी की हाइलाइट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। नाउ टॉकिंग अबाउट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, हमने देखा था किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा था। ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे डिवाइड हुआ है, टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। फिर आपका ये जो टैक्स है ये भी डिवाइड हुआ है एज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज है ये किसका है आपका, ये कौन से सेक्शन का पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट का ये पार्ट है, ध्यान में रहेगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, ऑलरेडी टैक्स रेवेन्यूज लिखा हुआ है। बट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज में मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज दैट
द फॉर्मर इज चार्ज्ड ऑन इनकम अर्नड बाय एन एंटिटी which is a direct tax and on the value of transaction of goods and services which falls under indirect tax. पहले बात कर लेते हैं टैक्स रेवेन्यू की, और टैक्स रेवेन्यू की यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया है। ये आपका जो यहाँ से फॉर्मर से लेके यहाँ तक ये आपका टैक्स रेवेन्यू की बात करता है, जबकि अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू को देखा जाए तो ये नीचे वाली लाइन कहती है, ऑन द अदर हैंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज चार्ज्ड अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल म्युनिसिपल सर्विसेज। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल ये चीज़ों को हम पहले ही देख चुके हैं कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो हम पे चार्ज किया जाता है। हम पे चार्ज किया जाता है कि भैया आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 2% टैक्स भरना है। तो ये क्या है, ये आप पे चार्ज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई फीस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। फीस कब दी जाती है, फीस कब देते हैं आप, फीस किसके बदले में? अगर आपको कोई सर्विस दिया जाता है तो उसके बदले में आप फीस देते हैं। लेकिन टैक्स जहां पे आप दे रहे हैं तो ये कोई फीस तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि टैक्स भरते हैं, हम उस चीज़ के लिए टैक्स भरते हैं कि भाई रोड बना दी जाए और आपका ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। बट वहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि जब आप म्युनिसिपल की सर्विसेज लेते हैं या फिर जो आप इनका जो ज़मीन वमीन लिखाया जाता है उस केस की फ़ीस वगैरह होती है, ठीक है, उस पर आप एक सर्विस डायरेक्टली आपको मिल रहा है। लेकिन ये जो टैक्स आप भर रहे हैं, ये जो टैक्स भर रहे हैं आप, ये कैसा होता है, इसका उपयोग तो कहीं भी हो रहा है, गवर्नमेंट इसको फिर अपने हिसाब से देख रही है। तो दोनों में मेन अंतर है कि आपकी जो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो फीस वगैरह होती है, जबकि टैक्स वाली चीज़ें जो होती है वो फीस नहीं, वो आप पे चार्ज किया जाता है। ऑलराइट, और ये भी फिर आगे चल के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बटा हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे। और ये पहले भी मैं समझा चुका हूं कि भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ये फीस उस वाला हिसाब किताब बैठ गया। तो ये टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने देख लिया। इसको थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? These are the taxes which are imposed directly on individual and company. It compromises income tax, corporation tax. यहाँ पे ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये डायरेक्टली आप पे चार्ज किया जाता है, डायरेक्टली आपसे लिया जाता है। जैसे आपकी सैलरी है, उसमें लिमिट बनाई जाती है कि इससे ज़्यादा सैलरी आपको पाएंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। 2.5 लाख तक फ्री है, 5 लाख तक फ्री है, 5 लाख के ऊपर कमाएंगे तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख के ऊपर है तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। उसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग को टैक्स जब आप काउंट करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं भरना है। कई लोगों को अपना टैक्स समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कई लोगों को मान लीजिए 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, नील। फिर कहा गया है, ब्रैकेट दिया गया है कि जिनकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए है उनको मान लीजिए 10% भरना है टैक्स, 10% उनको टैक्स भरना है। ऑलराइट, तो 5 लाख तक जो कमाते हैं साल में उनको 1 रुपया भी नहीं भरना है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो कमा रहे हैं उनको 10% टैक्स भरना है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए साल का 9 लाख कमा रहा है, 9 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये 9 लाख कमा रहा है तो ये तो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया, ये तो 5 से 10 लाख वाले ब्रैकेट में आ गया भैया। तो 9 लाख पे इसको 10% यानी इसको भरने पड़ेंगे 90,000 रुपए। क्यों 90,000 रुपए भरने पड़ेंगे? क्योंकि ये दूसरे वाले ग्रुप में आ रहा है, ये 5 लाख से ऊपर कमा रहा है। लेकिन एक बात, मजेदार बात बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 90,000 क्यों भरेगा भाई? मानता हूं सेकंड ब्लॉक में आ रहा है जहां पे लिखा है कि 10% भरना है, तो 90,000 नहीं भरेगा। सबसे पहले क्या होगा कि ये 9 लाख रुपए कमा रहा है तो इसका सैलरी ही डिवाइड हो जाएगा कि भैया इसके जो पहले 5 लाख हैं उसको पहले बक्से में डालो, तो इसका 9 में से जो 5 लाख है, 9 में से -5 ये पहले बक्से में आ जाएगा। अब इसके पास बचेगा कितना?
अगर 5 लाख चला गया पहले बक्से में तो दूसरे बक्से में कितना जाएगा? 4 ही लाख रुपए जाएगा। 4 ही लाख रुपए जाएगा तो इस बक्से में कितना आएगा? 4 लाख रुपए आएगा। और फिर जो टैक्स लगेगा वो इस 4 लाख का 10% लगेगा, यानी इसे भरना पड़ेगा 40,000 रुपए। और ये कई बार मैं आपको इसलिए क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं क्योंकि इवन मेरे कुछ फ्रेंड ग्रुप्स में भी मैंने ये चीज़ें देखी है। जब टैक्स कैलकुलेट करने की बात आती है, सैलरी पे डिस्कशन होता है, तो बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, अच्छा भैया इनकी सैलरी इतनी है, अरे इस बार बजट तो बड़ा ध्यान से देख लेंगे। मैं अपने दोस्तों की बता रहा हूं कि अरे भाई देख लें जरा कितना स्लैब बना है। 5 लाख तक कोई पैसा नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, बस फोन आना शुरू। अरे यार तेरी सैलरी तो 8 लाख है, तुझे तो अब 80,000 भरना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ है, 8 लाख है तो 80,000 भरेगा वो। 8 लाख अगर सैलरी है तो उसमें से 5 लाख तो पहले बक्से में चला जाएगा ना। अब बचा 3 लाख तो टैक्सवा उस 3 लाख पे लगाओगे ना, तो 3 लाख का 30,000 भरेगा वो, 3 लाख का वो 30,000 भरेगा। क्यों 80,000 भरेगा? इस टैक्स के कंफ्यूजन को मुझे कुछ दिमाग में आते रहता है, वो शेयर कर लेता हूं क्योंकि यहां से बेसिक चीजें बनती हैं। 4 लोगों के साथ आप बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। ये अब मान लीजिए जो कहते हैं कि एक और इसमें छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पे आपका इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भाई 5 लाख तक आपका नील है, 5 से 10 तक आपका 10% है और 10 से 20 लाख तक आपका 20% है। और किसी की सैलरी अगर है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए किसी की सैलरी है तो टैक्स वो कितना देगा? तो इसमें क्या करेंगे आप? 15 लाख में से सबसे पहले 5 लाख रुपए चले जाएंगे आपके पहले बक्से में। फर्स्ट बॉक्स में आपका चला जाएगा 5 लाख 15 लाख में से। ऑलराइट, फिर 5 से 10 की बात हो रही है, 5 से 10 की बात हो रही है तो उसमें आपका 5 लाख चला जाएगा, आपका सेकंड बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो 15 लाख में से 5 लाख बचा है यह आपके तीसरे बॉक्स में चला जाएगा, थर्ड बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है, तीसरे बॉक्स में। और इसी हिसाब से टैक्सेशन होगा कि अगर किसी की सैलरी 15 लाख है तो कहा जाएगा 5 लाख पे एक बैरियर डालो, ये पहले बक्से में गया, फिर 10 लाख पे एक बैरियर डालो और 15 लाख पे एक बैरियर डालो। यानी कि अगर किसी की सैलरी देखिए है तो यहां पे 5 लाख पे एक बैरियर डाल दिया जाएगा, फिर उसके 10 लाख पे एक बैरियर डाल जाएगा और 15 लाख पे एक बैरियर डाल दिया जाएगा। ऑलराइट, फिर आपका यहां पे अगर ऐसे बैरियर डाल दिया गया तो इसमें 5 लाख होगा, इसमें 5 लाख होगा और इसमें 5 लाख होगा। समझ रहे हैं ना बातों को? आप समझ रहे हैं ना बातों को? अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि देखिए, अगर 1 से सिंपल वे में आपको करना है कि 1 से 15 लाख अपना लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। ये आपके 15 लाख जमीन पे बिछा दिया आपने, 5 लाख यहाँ पे एक डंडी खींच दीजिए, ये 10 है तो 5 से 10 वाले पे एक डंडी खींच दीजिए और 15 पे एक डंडी खींच दीजिए कि भैया ये टैक्स स्लैब है। यहाँ पे 0% लगेगा, यहाँ पे 10% लगेगा और यहाँ पे 20% लगेगा, ठीक है। तो ये 5 लाख तो आपके निकल लिए। अब यहाँ पे कितने लाख हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लाख पे 10% यानी 50,000 हुआ। यहाँ पे कितने लाख हैं? 1 2 3 4 5, 5 लाख पे आपका 20% हुआ यानी कि 1 लाख रुपया हुआ। टोटल आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स। सिंपल समझ लीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले चीज की ओर। टैक्स वाला बहुत कंफ्यूजन होता है, पढ़े लिखे लोग जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं वो भी टैक्स वाले चीज को कई बार कंफ्यूजन में समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, कैसे मेरा पैसा कट रहा है, कहां से कट रहा है, यार तेरी ऐसे कटी मेरी ऐसे कटी, ये सब बड़ा किचपिच होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, आप सभी को पता होगा, दिस आर द टैक्सेस, यहां पे एक्सेस लिखा हुआ है, दिस आर द टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी,
तो आप सोच रहे होंगे कि एक्साइज ड्यू, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में जीएसटी आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ऑल राइट, सर्विस और भी सब जीएसटी में डाल दिया गया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्साइज ड्यूटी हैज बीन सब्ज्यूम्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में इसको इंक्लूड कर लिया गया है एक्साइज ड्यूटी को, बट एक मजेदार बात यह है कि along with other indirect taxes, however, excise duty is still levied on certain items like petroleum and liquor. पेट्रोलियम, ये लिकर हो गया, लिकर शॉप्स आपके होते हैं भाई, वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सारी चीजें हो गई। और पेट्रोलियम जो है इसकी एक्साइज ड्यूटी को अभी जीएसटी में नहीं डाला गया है, इसको नहीं डाला गया, इसको जीएसटी के साथ मर्ज नहीं किया है। अदर प्रोडक्ट्स की जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो जीएसटी में डाल दिया गया है और वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है कि थर्ड पार्टी पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल, हम दुकान से साबुन जब खरीदते हैं 10 रुपए का, जीएसटी इंक्लूड होता है उसमें, हम दुकानदार को पैसा दे देते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जैसे इनकम टैक्स में हमारा डायरेक्टली क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को भाई अपना पैसा इनकम टैक्स अपना भर और देते हैं, कॉर्पोरेशन वाले हैं जो उनका कॉर्पोरेशन टैक्स भरा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी चैन होती है, इनडायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में क्या होता है, आपसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये जीएसटी वगैरह में आपसे इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट किया जाता है कि भैया आपने साबुन खरीदा, वो दुकानदार को गया, दुकानदार से मैन्युफैक्चरर पे जा रहा है, मतलब पूरा इनडायरेक्ट वहाँ पे हिसाब किताब बन जाता है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपके किसके पार्ट हैं, टैक्स के पार्ट हैं। फिस्कल पॉलिसी की अब बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स एक्सपेंडिचर लेवल एंड टैक्स रेट टू वॉच द इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी भैया इनको अपना देखना है कि कैसे हम इकोनॉमी को और सही कर सकते हैं, कैसे पैसों की भरपाई कर सकते हैं, जो भी कमी बेसी हो रहा है उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, वो गवर्नमेंट की क्या है, फिस्कल पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी हो जाती है। जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई जो डिसाइड वगैरह करती है मॉनेटरी पॉलिसी कि एसएलआर रेट बढ़ाना है, सीआरआर घटाना है कि बढ़ाना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का क्या करना है, मनी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चीज़ें चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरे इकोनॉमी को नज़र में रखते हुए अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाती है कि कहाँ पे हम कैसे क्या करें, टैक्स स्लैब को बढ़ाएं कि क्या करें कि जिससे हमारा इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बनता चला जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सब टर्म है और ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हमने रेवेन्यू वाला सेक्शन पढ़ा था, मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट को 50,000 मिले, कहीं से इधर से टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स मिला 20,000, फीस मिल गया 20,000, 40,000 हो गया आपका, कहीं से ब्याज के पैसे आ गए 10,000, तो 50,000 मान लीजिए रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। लेकिन पता चला कि जो हेल्थ वर्कर हैं, टीचर, इन सब की सैलरी देने में 60,000 रुपये खर्च हो गए, तो 10,000 रुपये का जो घाटा बैठ रहा है वो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट का, कि आया 50,000 और जा रहा है कितना, 60,000। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल रिसिप्ट विच इज नॉट इंक्लूडिंग बोरोइंग, जिसमें बोरोइंग इंक्लूडेड नहीं है। मोटा मोटी सरकार का पूरा खर्चा, सरकार का एक्सपेंडिचर, इस साल के बजट में मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंस कितना है, 1 लाख रुपया बैठ रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपये हमारा एक्सपेंडिचर बैठ रहा है। और जो हमारे पास रिसिप्ट आया है, हमारे पास जो पैसे आए हैं डिफरेंट तरीकों से, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है आपका। तो डिफरेंट तरीकों से, कैपिटल वाला हो चाहे रेवेन्यू वाला है, सब मिला जुला के रिसीव कितना हुआ है, 90,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं, हमें 90,000 रिसीव हुए हैं। कितने, 90,000। और खर्चा कितना आ रहा है, 1 लाख का हो रहा है। उसके बाद सरकार अब ये 10,000 कहाँ से करेगी, मान लीजिए सरकार, मान लीजिए ये बोरोइंग करती है, कर्जा लेती है, कहीं से 10,000 उधार लेती है, कहीं से सरकार 10,000 रुपया उधार ले लेती है, बोरोइंग, ठीक है।
तो ये जो सेक्शन है आपका क्या बन गया, 90,000 और 10,000 1 लाख हो गया। तो एक तरह से एक्सपेंस आपका 1 लाख और रिसिप्ट भी आपका 1 लाख दोनों मैच कर गए। तब यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हुआ क्या, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हुआ क्या, तो यहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो ये 10,000 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपया सरकार का खर्चा है और आ रहे हैं सरकार के पास 90,000 रुपये। कितने आ रहे हैं? 90,000 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये 90 के बदले समझ लीजिए 80,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, 80,000 रुपये आ रहे हैं। 10,000 रुपये सरकार ने बोरोइंग ले ली है और बीच में डाल दीजिए 10,000 रुपये सरकार ने क्या किया है, कंपनी बेचा है कुछ, तो डिस इन्वेस्टमेंट से सरकार ने लिया है। टोटल इसका हो गया 1 लाख रुपए। कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया सरकार का, कि भैया 1 लाख रुपए का खर्चा है और 80,000 रुपये सरकार को मिल रहा है। तो 20,000 कहाँ से एडजस्ट की सरकार? 20,000 में से 10,000 रुपये कंपनी बेच के लाई और 10,000 किसी से उधार लेके आई। तो इसका फिजिकल डेफिसिट बनता कितना है? फिजिकल डेफिसिट बनता कितना है? फिजिकल डेफिसिट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल रिसिप्ट विच इज नॉट इंक्लूडिंग द बोरोइंग। तो यहाँ पे बोरोइंग वाले पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम बोरोइंग वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट कैसे हो गया कि भाई 10,000 का फिजिकल डेफिसिट सरकार का बैठ गया। ऑलराइट, मान लीजिए आपके घर का आपने बजट बनाया, पापा की सबकी सैलरी आ रही है और सैलरी आ रही है 10,000 रुपये, आपका खर्चा हुआ 12,000 रुपये, 12,000 रुपये खर्चा हुआ। तो आपने 2,000 रुपये किसी रिश्तेदार से लेके अपने बक्से में डाल दिया कि चलो भाई 12,000 हमारा इस महीने खर्चा होने वाला है, हमारे पास 12,000 आ गए हैं। तो लेकिन फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे क्या होगा? दोनों बराबर तो हो गए, रिसिप्ट और एक्सपेंस, लेकिन 2,000 का आपका फिजिकल डेफिसिट माना जाएगा, क्योंकि वो तो आप उधार ले रहे हैं ना, वो तो आप उधार ले रहे हैं। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट रिफर टू डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। डिफरेंस बिटवीन दी प्रेजेंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। कहने का मतलब है, मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट सरकार का कितना हमने देखा था? 10,000 रुपये का हमने फिजिकल डेफिसिट देखा था, लेकिन सरकार ने कहीं से उधार लिया हुआ है। ठीक है, सरकार ने कहीं से प्रीवियसली उधार लिया हुआ है और उस बोरोइंग पे सरकार क्या कर रही है? 2,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है। कितने का इंटरेस्ट सरकार का चल रहा है? कहीं से पहले से जो बोरोइंग है उस पर सरकार इंटरेस्ट दे रही है। कितना इंटरेस्ट दे रही है? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये इंटरेस्ट दे रही है। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा। 10,000 में से 2,000 को घटा दीजिए तो आपके बचेंगे 8,000 रुपये। ये 8,000 आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। रिफर टू डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ईयर फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरोइंग। 2020 में सरकार ने कर्जा लिया था, तब से सरकार का ये आ रहा है कि हर साल तुम्हें 2,000 रुपये ब्याज देने हैं। 2020 में ये बात हुई। कब? 2020 की बात है कि सरकार ने कर्जा लिया था 10,000 रुपये, इस पे 2,000 रुपये का ब्याज लग रहा है। इंटरेस्ट हर साल कितना देना है? 2,000 का इंटरेस्ट देना है, 2,000। अब जो 2021 आया, जब 2021 आया तो सरकार ने बताया कि भैया हमारा 10,000 का फिजिकल डेफिसिट आ रहा है। तब तक दूसरे भाई साहब बोले कि 10,000 का फिजिकल डेफिसिट तो आ रहा है, बट 2,000 इसमें से जो हमारा जा रहा है ये तो पिछले साल के बोरोइंग का इंटरेस्ट जा रहा है ना। हाँ भाई, ये तो 2,000 उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो काटो उसको फिजिकल डेफिसिट में से। काट दिया। अब जो 8,000 बचा हुआ आपका हो गया प्राइमरी डेफिसिट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं बजट में और इसे हम बहुत ही ध्यान से करें तभी बेटर होगा। इसीलिए बजट में अभी आपके कितने रुपए वो स्कीम तो 15-20 मिनट की क्लास है। मेन यही सब चीज़ें हैं जो आपको हमें समझाना था। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली कौन से स्कीम पे, कौन से सेक्टर में कितना खर्चा वर्चा किया गया है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, बहुत ही डिटेल तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय,
गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।